व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा जी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स तो कंप्लीट करे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। मोस्ट प्रोबेबली ये 4 पार्ट्स लेगा। फर्स्ट सेकंड ये थर्ड है। आपके पास एक पार्ट और लेगा जो मैं मंडे को अपलोड करूंगा। कल संडे है, कल एक बार रिवीजन कर लेना। इसका चौथा पार्ट मंडे को आएगा एंड नेक्स्ट वीक में मैं आपका पूरा ये एक्ट खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसके अंदर आज देखते हैं कि ऑफर क्या होता है, कितने तरीके के ऑफर्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जिसमें ऑफर को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चीज को भी अब समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है सबसे पहले प्रपोजल या फिर ऑफर क्या होता है। व्हाट इज प्रपोजल या फिर व्हाट इज ऑफर। अब देखो, हमने सबसे पहले दिन जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करी थी तो तभी ये चीज डिस्कस करी थी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आज की क्लास में हम ऑफर को डिटेल में पढ़ेंगे, परसों की क्लास में हम लोग एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब समझते हैं कि ऑफर क्या है। देखो क्या डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन, जब कोई भी एक पर्सन, हमारा चिंटू, सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई मतलब बताता है, इन्फॉर्म करता है, टेल करता है या कुछ ना कुछ आगे रखता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, किसी दूसरे को, चिंटी को, उसकी विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कि ऑफर जरूरी नहीं है कि कुछ करने का ही हो, ऑफर कुछ ना करने का भी हो सकता है। राइट, कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ये कुछ करने का ऑफर है। राइट, और मैं आपको बोलूं आई वॉन्ट यू टू नॉट सेल योर कार, आप किसी और को बेच रहे हो बट मैं चाहता हूं आप किसी और को ना बेचो, मुझे बेचो। तो मैं अब कुछ करने का ऑफर भी दे सकता हूं, कुछ ना करने का ऑफर भी दे सकता हूं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, abstain का मतलब रोकना, कुछ ना करना, with a view to obtaining the assent, assent का मतलब सामने वाले से रिप्लाई लेने का व्यू है आपका। आप चाहते हो कि सामने वाला अपना एक्सेप्टेंस दे। देखो, सिर्फ ओपिनियन देना ऑफर नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे से, आप में से कोई एक इंडिविजुअल बात कर रहा है और मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा हूं, यार मेरी गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, इसको थोड़े टाइम में बेचूंगा। दिस इज नॉट ऑफर, क्योंकि मैं यहां पे आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरी गाड़ी खरीद लो। यहां तो मैं अपना व्यू रख रहा हूं, मैं तो अपना ओपिनियन रख रहा हूं। तो ऑफर कब होता है? जब आपका इंटेंशन होता है कि आप सामने वाले से एक्सेप्टेंस लो। अब मैं अगर ऐसे बोल रहा था, यार क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, ये ऑफर है, क्योंकि आप, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपसे एक्सेप्टेंस लूं। तो अगर कोई ओपिनियन होता है, कोई व्यू होता है, उसको ऑफर नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal या फिर ऑफर। सर क्या ये डेफिनेशन लर्न करनी है? हाँ जी बेटा, ऑफर की डेफिनेशन पूरी एज इट इज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। राइट, अच्छा अब देखो आता है कि एक ऑफर के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान ऑफर कर रहा है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, जिसको करा गया है उसको हम ऑफरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर एंड द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। सही है, और ऑफरर को हम प्रॉमिसर भी बोल देते हैं, तो वो एक ही बात है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, ऑफरर ऑफरी। ओके, इस बात का ध्यान रखना। Right? For a valid offer, the party making it must express his willingness. अब valid offer कब माना जाएगा? जब पार्टी ऑफर कर रही है वो बताए to do or not to do something. There must be an expression. बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ कोई चीज सामने रख देना इज नॉट ऑफर, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। एक्सप्रेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जैसे A willing to sell his goods at certain price to B. A is willing to not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. तो देखो, कुछ करना कुछ ना करना दोनों ही ऑफर में आ जाते हैं। इसके बाद द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। अब ये भी मैंने आपको बोला ना कि भैया आपका
जो आप ऑफर कर रहे हो उसके पीछे इंटेंशन सिर्फ अपना व्यू रखना नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेना। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर ए टेल्स बी, ए ने बी को बताया दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2022। वो बता रहा है बस कि मैं शादी करना चाहता हूं 2022 के एंड तक, सिर्फ उसने बताया। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी, ये कोई ऑफर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तो उसने अपना ओपिनियन रखा बस, राइट। देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ ऑफर द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड। ठीक है, अच्छा सर। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव का मतलब वही है, कुछ करने के लिए अगर आप बोल रहे हो तो वो पॉजिटिव है, कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो तो वो नेगेटिव है, राइट। देखो यहां देखो, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, कि आप क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे 3 लाख रुपए में, ये एक ऑफर है बी को। और दूसरा क्या है, व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट्स एन एक्सीडेंट विद बी स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस टू बी। ए और बी की टक्कर हो गई, ठीक है। अब ए ने बी को बोला यार प्लीज कोर्ट मत जा, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, तो कोर्ट ना जाने के ये नेगेटिव ऑफर हो गया, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग। तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हमारे पास आ रहा है बेटा अभी तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है काइंड्स ऑफ ऑफर। कितने प्रकार के ऑफर्स हो सकते हैं, कितने कितने टाइप्स ऑफ ऑफर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से बनाए गए हैं, तो एक्सप्रेस होता है जिसमें आप बताते हो, इम्प्लाइड होता है वही अंडरस्टूड, सेल्फ अंडरस्टूड। किसको किया गया है ऑफर? अगर पब्लिक इन जनरल को करा गया है, पब्लिक इन जनरल को, कोई भी आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो जनरल ऑफर होता है। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को किया गया है तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर हमने कोई ऑफर करा पब्लिक इन जनरल को, कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कौन सा ऑफर हो गया? जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल को ही करा गया है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑफर। ठीक हो गया। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाओ, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जनरल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, काउंटर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, स्टैंडिंग हो सकता है। आओ पहले जनरल ऑफर से शुरुआत करते हैं। जनरल ऑफर का मतलब होता है इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। आपने एक ऑफर रखा, पूरी पब्लिक के आगे रख दिया, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? जनरल ऑफर। केस लॉ याद रखना, एग्जाम में आता है। कौन सा केस लॉ है सर? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। सर इस केस में क्या हुआ था? बहुत फेमस केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। इसमें क्या हुआ था बेटा, इस सिचुएशन में जैसे एक किसी कंट्री की बात हो रही है, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले मैं तुम्हें समझा दूं फिर मैं तुम्हें ये पढ़ा भी दूंगा। इसमें क्या हुआ था केस लॉ में कि एक कंट्री में बहुत बड़ी बीमारी फैली जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा इतना ज्यादा फैल, जैसे महामारी फैल जाती है ना, जैसे हमारे देश में कोविड फैल गया था, तो वैसे ही बीमारी फैली इन्फ्लुएंजा। तो अब सब लोगों को उस बीमारी से बहुत डर था कि भैया कोई भी उससे बीमार हो सकता है, किसी की भी डेथ हो सकती है, बहुत लोग मर रहे थे, राइट। तो एक कंपनी ने ये चीज मार्केट में रखी कि हमने इसकी एक दवाई बनाई है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी दवाई बनाई है और जो भी इस दवाई को खाएगा उसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो कार्लिल जो है एक चिंटी है, इस चिंटी ने उस दवाई को कंज्यूम करा और उस दवाई को कंज्यूम करने के बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, उसको बीमारी हो गई। अब इस कार्लिल ने कोर्ट में केस कर दिया कि आपका ऑफर था कि ऐसा नहीं होगा, मैंने कंज्यूम करी, मैंने इसको एक्सेप्ट करा और मुझे फिर भी बीमारी हो गई, तो मुझे तो आपको इस चीज का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब कंपनी ने कोर्ट में क्या बोला? कंपनी ने बोला सर जज साहब हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों तो होने चाहिए ना, हमने तो इसको ऑफर ही नहीं करा। तो फिर वहां पे जज साहब ने क्या बोला कि आपका जो स्टेटमेंट था वो एक जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं होती, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, in this famous case Carbolic Smoke Bowl Company advertised in several newspapers that a reward of ₹100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke bowls produced by the Carbolic Smoke Bowl Company।
इन्होंने बोला कि हमने जो स्मोक बॉल्स बनाई है उसको कंज्यूम करने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, हो गया तो हम उनको 100 पाउंड्स का इनाम देंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस होना चाहिए वो। एक लेडी मिसेस कार्लिल यूज द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, तब भी उसको हो गया। Held she could recover the amount as by using the smoke balls, she had accepted the offer। तो उसने अगर स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया है तो वो एक्सेप्टेंस के ही बराबर है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। जिसने भी परफॉर्म करा है कंडीशंस को, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। अंटिल द जर्नल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम। यानी कि जब तक जर्नल ऑफर पब्लिक में है उसको कोई भी किसी भी टाइम एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। ये भी बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूइंग का मतलब होता है जो कुछ लगातार समय के लिए ओपन होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। अच्छा, जनरल ऑफर समझ गए। अब देखो ये जनरली पब्लिक में ऑफर करा गया था। स्पेसिफिक क्या होगा कि चिंटू ने चिंटी को, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, मतलब दो पार्टीज हैं, एक किसी दूसरी पार्टी को ही ऑफर कर रहा है, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्पेसिफिक ऑफर, राइट। देखो क्या है, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन्ड पर्सन, क्लियर होना चाहिए, उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। स्पेसिफिक ऑफर अगर है तो इसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी इंसान से आनी चाहिए जिसको आपने ऑफर किया है, ठीक है। जैसे ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी एट सर्टेन कॉस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। पहले क्रॉस बताता हूं। क्रॉस ऑफर में क्या होगा बच्चों, इसमें ये मान के चलो कि मेरे पास कोई आईफोन है, लेट सपोज, ठीक है। आप मेरे फ्रेंड हो, चिंटू मेरा फ्रेंड है, मेरे पास आईफोन है, चिंटू मेरा फ्रेंड है। चिंटू को पता है कि मेरा आईफोन 2-3 साल से मैं यूज कर रहा हूं, अब नया आने वाला है, तो मेरा कुछ प्लान है आईफोन बदलने का, ठीक है। और मेरा सच में भी ऐसा प्लान है आईफोन बदलने का। चिंटू मेरा फ्रेंड है, चिंटू को इतनी बात पता है, मेरे आसपास ही रहता है, ठीक है। अब जैसे ही नया आईफोन आया तो मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि चल यार अपना आईफोन बेच देता हूँ, चिंटू खरीद लेगा, उसको जरूरत भी है। और चिंटू तो पहले से ही आईफोन खरीदने के लिए तैयार था, तो चिंटू ने मेरे बताने से पहले मुझे एक ऑफर लिखा, एक लेटर लिखा या एक मैसेज करा, ठीक है। उसमें क्या लिखा था, आर यू विलिंग टू सेल योर आईफोन टू मी फॉर ₹50,000, ठीक है। यहां से मैंने चिंटू को लिखा था, आर यू विलिंग टू बाय माई आईफोन फॉर ₹50,000। तो क्या दोनों ही ऑफर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम सेम है? वही आईफोन, सेम अमाउंट, वो बाय करने के लिए बोल रहा है, मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, जबकि हम दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब दो पार्टीज एक दूसरे को बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ऑफर्स दे देती हैं, इसको हम क्रॉस ऑफर्स बोलते हैं। यहां पे देखो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, यहां पे बस मैं चिंटू को ऑफर दे रहा हूं, चिंटू मुझे ऑफर दे रहा है, दोनों तरफ से ऑफर आ रहे हैं, समझे क्या। देखो क्या लिखा हुआ है, When two parties exchange identical offers, बच्चों बिल्कुल सेम होने चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस, ये ध्यान रखना, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। और दूसरी बात, हमें पता नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं पता कि चिंटू को फोन चाहिए, चिंटू को ये नहीं पता कि मैं उससे पूछने वाला हूं, ठीक है। इन ऑफर्स को हम लोग क्रॉस ऑफर्स बोलते हैं। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस, क्योंकि दोनों ने ही एक्चुअल में ऑफर करा है। देखो लिखा हुआ है, इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख, विदाउट नोइंग बी ने भी ऑफर करा टू परचेज द कार फॉर 2 लाख, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बेसिकली दोनों क्रॉस ऑफर्स हैं, राइट। अब काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर होता है बच्चों जब आपने कुछ ऑफर करा मैंने चिंटू को ऑफर करा, क्या आप मेरा आईफोन 50,000 रुपीज में खरीदना चाहते हो? अब चिंटू अगर यस बोल देता है तो वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
नो बोल देता है तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। लेकिन अगर चिंटू ने सामने से मुझे कोई और ऑफर दे दिया कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जैसे मैंने बोला चिंटू क्या आप मेरा आईफोन 50,000 में खरीदना चाहते हो? चिंटू ने बोला यार खरीद तो लूंगा भैया, लेकिन 50 इज वे टू मच फॉर मी, क्या आप 40,000 में दोगे? अब देखो उसने भी ऑफर करा है, मैंने 50 बोला, उसने सामने से ऑफर करा क्या आप 40,000 में दोगे? अब मुझे एक्सेप्ट करना है हाँ या ना। मैंने बोला नहीं यार 40 इज टू लेस, क्या आप 45 में लोगे? मैंने फिर सामने से ऑफर करा, ये फिर काउंटर ऑफर है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस देखो दोनों की अलग अलग है। अब चिंटू ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है 45 में डन करते हैं। अब एक्सेप्टेंस आई, तो काउंटर ऑफर क्या होता है? जब एक ऑफर के बदले में सामने से ऑफर आता है। क्रॉस में एक दूसरे को पता ही नहीं होता कि कुछ ऑफर सामने से भी आ रहा है, समझे दोनों में कितना डिफरेंस है? तो काउंटर में देखो क्या होता है, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक्सेप्टेंस बदल गई है, राइट? सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जब भी ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो, वेरिएशंस हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? काउंटर ऑफर बोल देते हैं। ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में लिख के आना है, काउंटर ऑफर में रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर हो जाता है, ओरिजिनल खत्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इसको हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोल देते हैं, राइट? इसके बाद आता है बच्चों स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है जो कुछ टाइम तक ओपन रहता है और उस टाइम के अंदर अंदर उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम स्टैंडिंग या फिर कॉन्टिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर बोलते हैं। जैसे कि टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर रिलीज करती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपके पास है, सही है, कि कौन कौन, बेसिकली ये इनविटेशन टू ऑफर में भी चलता है। तो अभी अब मैं आपको आगे इनविटेशन टू ऑफर पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, यहाँ पे अभी इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, आप बस ये ध्यान रखो जो कुछ टाइम के लिए ऑफर ओपन है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओपन है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडिंग ऑफर बोल देते हैं, ठीक है जी, ओके। अब आ रहा है हमारे पास इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर किसको मानेंगे? काफी सारे इसेंशियल्स हैं बट बहुत इजी हैं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे, कुछ खास है नहीं। क्या ये एग्जाम में आते हैं? हाँ बेटा, ये आपको सारे याद करने हैं, 8-10 हैं, सारे के सारे याद कर लेना, कोई मत छोड़ना, ताकि वहां एक आधा भूल भी गए तो कोई बात नहीं, चले, ठीक है। सबसे पहला जो इसेंशियल है वो क्या है? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, यानी कोई भी ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें लीगल रिलेशन ना बन पाए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो लॉ में इलीगल हो या लॉ उस चीज को कंसिडर ही ना करे। तो हमेशा आपका ऑफर कैसा होना चाहिए जिसमें कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप्स बन सके, ठीक है? वही वाली बात है, कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट वगैरह कंसिडर नहीं होते, ठीक है ना? Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give a legal consequence and creating legal relationships, it is not considered as a valid offer. हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है? जैसे एक सोशल इन्विटेशन, सोशल इन्विटेशन समझ गए ना कि क्या आप किसी की शादी में आओगे, तो वो एक सोशल इन्विटेशन है, शादी में आना, बर्थडे पार्टी में आना, एनिवर्सरी पार्टी में आना, सोशल इन्विटेशन है। ऐसा नहीं है कि अब सामने वाला नहीं आया तो आपने उसके ऊपर केस कर दिया, यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं बन रहा है ना, ये एक सोशल इन्विटेशन है। इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशन, ठीक है? देखो बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ऑफर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन पे आप वो ऑयल वाला एग्जाम्पल कई बार देख चुके हो ना, कि मेरे दुकान पे 10 तरीके के ऑयल हैं, कौन सा चाहिए एग्जैक्टली बताओ भाई, है ना? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, उसका टाइम पीरियड डेफिनेट होना चाहिए, और नॉट वेग। नॉट वेग का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, सिंपल सी भाषा में है कि क्लियर होना चाहिए। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग, वेग का मतलब कंफ्यूजिंग और इनडेफिनेट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। वही देखो तेल वाले बात आ रही है, ठीक है जी, ओके। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। क्या बात है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, बहुत ही पॉपुलर केस, वेरी 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 पॉपुलर केस, और कई बार एग्जाम में आ चुका है।
देखो क्या है, जो ऑफर है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना जरूरी है, ऑफरी को कम्युनिकेट होना जरूरी है। अब देखो मैं इसमें आपको इस केस में क्या हुआ था ये भी समझा देता हूँ। ये मान लो कि दो पार्टी है, ठीक है, एक चिंटू है एक चिंटी है। एक्चुअल में दो पार्टी है, लालमल शुक्ला और गौरी दत्त, ठीक है, लेकिन तुम मान लो एक चिंटू है एक चिंटी है। ओके, अब चिंटू के घर से एक बच्चा खो गया, चिंटू के घर से एक बच्चा खो गया। चिंटू ने चिंटी को बोला, जो इसकी सर्वेंट है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सर्वेंट बना लो, जो इसकी सर्वेंट है, उसने बोला कि यार जाके प्लीज उस बच्चे को ढूंढो ना। अब चिंटी तो उसकी सर्वेंट है, तो वो जो भी बोलेगा उसको वैसे भी करना ही है, क्योंकि सैलरी तो उसको चिंटू ही देता है ना। तो वो चली गई भाई ढूंढने के लिए। 3-4 दिन हो गए, उसको अभी मिला नहीं बच्चा, वो बच्चा मिल नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मीनवाइल चिंटू को लगा क्यों ना मैं कोई इनाम भी घोषित कर दूं कि जिसको भी मिलेगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा। तो एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख रुपए का इनाम। तो चिंटू ने बोला, वैसे ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकाल दिया कि भैया ऐसा है, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है। अब जो चिंटी है वो पहले से ही उस बच्चे को ढूंढ रही है, उसको इनाम के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और फॉर्चुनेटली वो बच्चा चिंटी को मिल गया, चिंटी लेके आ गई। जब चिंटी घर पे आई तो घर पे आके चिंटी ने उस बच्चे को रखा, तो कोई और साइड में खड़ा था, उसने बोला तेरे तो मजे आ गए। चिंटी ने बोला क्यों मजे क्यों आ गए? उसने बोला अरे 1 लाख का इनाम है, तेरे को भी तो मिलेगा, 1 लाख का इनाम मांग ले। चिंटी ने मांगा इनाम, चिंटू ने बोला काहे का इनाम भाई, आपका तो कोई इनाम बनता ही नहीं है। चिंटी ने उठा के कोर्ट में केस कर दिया कि जज साहब देखो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था कि 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा। मैं ढूंढ के लाई हूं, मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो जज साहब ने क्या बोला कि बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ऑफर हो, ऑफर से एक्सेप्टेंस आए। चिंटी ने बोला सर ये तो जनरल ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है इसको, जनरल ऑफर है। जज साहब ने बोला अच्छा ठीक है जनरल ऑफर है, लेकिन जनरल ऑफर भी तो तब जनरल ऑफर है ना जब वो आपको कम्युनिकेट हुआ हो, आपको तो पता ही नहीं था इसके बारे में। इसेंशियल कंडीशन ये है कि चाहे जनरल ऑफर हो चाहे स्पेसिफिक ऑफर हो, इट शुड बी कम्युनिकेटेड। ये कम्युनिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ, आपको तो पता ही नहीं था, आपने तो एक्ट परफॉर्म कर दिया, आपको यहां पे कुछ भी इनाम नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखा है, एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made, otherwise there can be no acceptance। समझे? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्स क्या थे इस केस के। गौरीदत्त सेंड हिज सर्वेंट लालमन, ठीक है, गौरीदत्त जो है उसने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजा कि ट्रेस करो उसके मिसिंग नेफ्यू को, ठीक है, सही है। ही देन अनाउंस दैट, जब वो चला गया बाद में उसने अनाउंस करा कि जो भी ट्रेस करेगा उसको वो एक रिवॉर्ड देगा। लालमन ने ट्रेस कर दिया बॉय को इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, उसको पता नहीं था अनाउंसमेंट के बारे में। सब्सिक्वेंटली जब उसको पता लगा उसने क्लेम कर लिया कि भैया लाओ मेरा रिवॉर्ड दे दो, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं था ऑफर के बारे में। क्लियर हुआ बेटा जी? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये जो ऑफर होना चाहिए इसका इंटेंशन आपका ओपिनियन देना नहीं होना चाहिए, इसका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेना है। ये हमने ऊपर अभी काफी डिस्कस करा है, जैसे ए बी से वैसे ही डिस्कस कर रहा है, यार मेरा गाड़ी पुरानी हो गई है बस बेचूंगा इसको, ऑफर नहीं कर रहा वो क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड मेयरली नॉट अ व्यू टू डिस्क्लोज द इंटेंशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कंडीशनल ऑफर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस आपको डायरेक्टली करनी पड़ती है, भैया आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। अगर आपकी एक्सेप्टेंस कंडीशनल है फिर वो तो काउंटर ऑफर है ना, वो तो काउंटर ऑफर है कि ठीक है मैं ये काम करूंगा लेकिन इतने में। जैसे आईफोन मैंने 50,000 का बोला, सामने वाला बोल रहा है 45,000, वो काउंटर ऑफर है। तो ध्यान रखना ऑफर कंडीशनल हो सकता है, आप कंडीशन के साथ ऑफर दे सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती, वो हम एक्सेप्टेंस में भी आगे पढ़ेंगे। तो बोल रहा है ऑफर में भी कंडीशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ऑफर में ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसा जुड़ा हुआ हो कि आपने ऐसा नहीं करा, नॉन कंप्लायंस, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो फिर मैं आपकी एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मेरी दुकान है कपड़े की,
मेरी दुकान पे एक चिंटू आया, ठीक है, और वो मेरी दुकान से जीन्स लेके चला गया। उसने बोला भैया मैं आपको ना कल फाइनल बताता हूँ कि ये जीन्स मुझे रखनी है या नहीं रखनी है। मैंने कहा ठीक है यार, कल बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लेके चला गया, कल आ गया, कल चिंटू कहीं बिजी हो गया होगा। मैंने कल पूरा दिन निकलने के बाद रात को 10 बजे चिंटू को व्हाट्सएप करा, ठीक है, रात को 10 बजे, और व्हाट्सएप में लिखा चिंटू तेरे पास 1 घंटे का समय है, अगर तूने मुझे इस व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दिया तो मान लूंगा तूने जीन्स खरीद ली। ऑफर देखो क्या है, मैं बोल रहा हूं अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा तूने जीन्स खरीद ली। तो मैंने एक ऐसी टर्म जोड़ दी जिसमें मैंने लिख दिया कि अगर आपने नॉन कंप्लाई करा तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए भाई। चिंटू को वैसे ही बिजी हो सकता है, उसने रिप्लाई नहीं दिया तो क्या मैं ये मान लूं चिंटू ने जीन्स खरीद ली? गलत है। वही बोल रहा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जिसकी कंप्लायंस अगर नहीं हुई वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, द ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर पब्लिक स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल पब्लिक को भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये भी सिंपल है, आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो यानी आप शब्दों में भी बयान कर सकते हो, और इम्प्लाइड भी हो सकता है यानी सेल्फ अंडरस्टूड भी हो सकता है, राइट। अच्छा देखो जैसे 46, अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आप कई बार ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकते हो और वो आपका शीशा साफ करने लगते हैं, छोटे बच्चे। अब देखो वो एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेस ऑफर नहीं है। अगर वो बोलता क्या मैं आपका शीशा साफ कर दूं, आप यस या नो करते, एक्सप्रेस था। वो करने ही लग गया तो इम्प्लाइड हो गया कि भैया ठीक है मैं साफ कर रहा हूं तो कुछ भी जो आपका मन करे मुझे दे देना, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन सच सर्कमस्टांसेस एनी रीजनेबल मैन could guess that the aspects to be paid for this here boy makes an implied offer. Next आ रहा है बच्चों, offer is different from a mere statement of intention, invitation to offer and a mere communication of information, a prospectus and advertisement. देखो काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ से शुरू हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या बोल रहा है, जो ऑफर है वो डिफरेंट होगा, किससे डिफरेंट होगा? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि मैं सामने वाले के सामने अपनी कोई विश रख रहा हूं, कोई इंटेंशन रख रहा हूं, मैं सामने वाले के सामने अपनी कुछ बात रख रहा हूं, वैसे ही मैं ऑफर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको बता रहा हूं कि मैं अपनी गाड़ी यार पुरानी सी हो गई है, बेचूंगा फिर कभी जल्दी, मेरी विश है, ऑफर नहीं है ये। दूसरा, इनविटेशन टू ऑफर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल बच्चों, इनविटेशन टू ऑफर पे क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सीए जैसे एग्जाम्स है, लेकिन तब भी आता ही आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? देखो आप जब ऑफर करते हो ना, सामने वाला जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इनविटेशन टू ऑफर में आप सामने वाले को एक्सेप्टेंस का मौका नहीं दे रहे, आप सामने वाले को ऑफर करने के लिए बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे प्रोस्पेक्टस छपवाया और वो प्रोस्पेक्टस मैंने, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में आता है हम प्रोस्पेक्टस उसको दिखाते हैं पहले कि देखो ये प्रोस्पेक्टस है। आप किसी भी कॉलेज में देख लो, आप किसी भी स्कूल में देख लो, इंस्टीट्यूट्स में देख लो, प्रोस्पेक्टस होता है। अब वो प्रोस्पेक्टस क्या है, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ो, आपको सब ओके लगता है तो आप ऑफर करो कि मैं आपके यहां पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हूं, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? तो मेरा प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर, मेरा प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करो। आपको प्रोस्पेक्टस अच्छा लगा, आपने मुझे ऑफर करा, अब मेरे ऊपर है कि मैं बोलूंगा यार सीट्स फुल हो गई हैं सॉरी, या फिर हाँ आप प्लीज कल से आ जाओ। तो देखो मेरे ऊपर है कि मैं यस कर रहा हूं या नो कर रहा हूं, समझ रहे हो? सिमिलरली बच्चों, कई बार आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, लेट्स सपोज आप शॉपिंग मॉल में गए और वहां पे 10 लोअर टंगे हुए थे, आपको एक लोअर पसंद आया, आपने उठाया और आप कैश काउंटर पे ले गए कि इसकी बिलिंग कर दो, आई विल बाय दिस। अब वो जो कैश काउंटर पे आप लेके गए हो ना, अब आपने ऑफर करा है। जो शॉपिंग मॉल ने आपको सामने डिस्प्ले में चीजें दिखाई वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था, आपको अच्छा लगा, आप ऑफर करो कि क्या आप ये बेचना चाहते हो। अब वो कैश काउंटर वाले के हाथ में है, वो बोल सकता है सर दिस इज ऑलरेडी सोल्ड, या दिस इज नॉट इन द कंडीशन टू सेल, हम इसको नहीं बेच सकते, अभी ठीक नहीं है, या बिक गया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो सामने वाले के ऊपर है, वो बिलिंग कर देगा तो ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बिलिंग नहीं करा तो वो बोल रहा है कि यार नहीं हो नहीं पाएगा। तो ये समझो कि बहुत डिफरेंस है ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में,
ठीक है, मेरे कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी तो वो बंद हो गया था, बट आपको पता नहीं चलेगा। आप यहाँ आ जाओ वापस से। हम लोग ये पढ़ रहे थे बच्चों कि ऑफर कुछ चीजों से अलग होता है ना। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें वो आपको दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। मैंने कोई चीज अनाउंस करी है या मेरी कोई इंटेंशन है, मेरी कोई विश है, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑफर। ऑफर के बराबर नहीं है वो। वही वाली बात देखो, अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी। ये सिर्फ स्टेटमेंट है भाई, उसने अपने बच्चे को अभी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाया है, समझे। अब देखो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अब आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर करा, दैट डजंट मीन कि वो मेरा ऑफर है आपको, है ना। अब आपने मेरे से पूछा क्या आपकी गाड़ी आप आजकल चलाते हो, मैंने बोला नहीं यार आजकल तो खाली खड़ी रहती है, आजकल मैं नहीं चलाता, वो मेरा आंसर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप मेरी गाड़ी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है भाई। तो किसी क्वेश्चन का आंसर भी ऑफर नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, परफेक्ट। देखो जैसे विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। तो स्टेटमेंट्स को बताया गया है यहाँ पे, राइट। अच्छा जी, ये तो बच्चों एक केस लॉ है। केस लॉ हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे यही इसको जस्टिफाई करा गया है, किसको बोला, आंसर टू अ क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला आप एक बार रीड कर लेना, बस रीड ओनली है, राइट, एक बार चेक कर लेना। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। लेकिन उससे पहले एक छोटा पोटर पॉइंट और है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। देखो, अगर एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मैंने कोट किया हुआ है किसी चीज पे, तो वो ऑफर नहीं है। जैसे आप किसी मॉल में गए, वहां कोई चीज रखी थी, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, तो प्राइस टैग लगे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप खरीद लो। प्राइस टैग लगे होने का मतलब है कि आप इस टैग को देखो, आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझे ऑफर करो कि मैं इस प्राइस में लेना चाहता हूं, अब मेरी इच्छा है मैं आपको बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। तो अगर किसी चीज पे प्राइस टैग लगा हुआ है, वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर ही होता है बच्चों। ठीक है, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, द प्राइस लिस्ट ऑफ द गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। देखो, इन्विटेशन में क्या होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। इन्विटेशन में मैं आपको बोलता हूं आप मुझे ऑफर दो, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दो, राइट। देखो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर the person making the invitation does not make an offer, rather he invites the other party to make an offer। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन सेल बच्चों इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना ये कैमरा ऑक्शन करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं, बोली लगाओ, मैंने आपको इनवाइट करा है कि आओ ऑफर दो अपना, आप कितना कितने में कैमरा खरीदना चाहते हो, तो मेरे पास ऑफर आएंगे। अब इनविटेशन के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, एक ऑक्शन सेल आ गया, प्राइस टैग वाला एग्जांपल आ गया, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए इनविटेशन के, कि मैंने कोई अपना प्रोस्पेक्टस दिया, किसी कंपनी के शेयर्स का प्रोस्पेक्टस है, इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस है, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर्स होते हैं बच्चों। अब सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सीधा समझ जाना कि प्रोस्पेक्टस मैंने आपको दिया, आपने प्रोस्पेक्टस से बोला ठीक है आई एग्री, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, अब मेरे हाथ में है ना भाई कि मैं यस करूं या नो करूं, तो आपने ऑफर करा था। जबकि मैं बोलूं विल यू बाय माय कार फॉर ₹50,000, अब आपके ऊपर है यस और नो। तो जहां पे ऑफर के सामने एक्सेप्टेंस आ जाए वो ऑफर है सीधा सीधा, जहां पे मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं आप मुझे ऑफर दो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा जी, चलो ऑक्शन की बात हमने कर ली। अच्छा, इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास आ रहा है व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, आ जाओ इसको देखते हैं। अब बच्चों, इनविटेशन टू ऑफर पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, वही चीज दोबारा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, देखो व्हाट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर को आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इनविटेशन को आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तो खुद एक इनवाइट है कि हमें ऑफर करो, है ना। Whereas invitation to offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offer and precede a definite offer. सही हो गया बेटा जी, क्लियर है।
एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखना। इन्विटेशन टू ऑफर जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ओके जी, परफेक्ट, डन है जी। अच्छा जी, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पर्सन एडवर्टाइज, जब एक पर्सन एडवर्टाइज करता है कि उसके पास बहुत सारा स्टॉक ऑफ बुक्स है जो वो बेचना चाहता है, या फिर उसके पास घर है रेंट पे देने के लिए, तो ये ऑफर नहीं है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे किसी घर के बाहर लिखा होता है ना रेंट के लिए, टू लेट, तो टू लेट ये नहीं है कि मैं रेंट पे देना चाहता हूं, वो एक इन्विटेशन है कि आओ हमें बोलो कि आप हमारा घर लेना चाहते हो रेंट पे, फिर हम देंगे या नहीं देंगे हमारी इच्छा है। तो वो जो बोर्ड लगा है ना टू लेट, वो भी एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है। सही है जी, परफेक्ट है। सच एडवर्टीजमेंट्स आर ऑफर्स टू नेगोशिएट ऑफर टू रिसीव ऑफर्स। सही है बेटा जी, डन 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 डन। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? कई बार ये पूछ लेता है, तो आप एग्जाम में लिख के आओगे, द बेसिक डिफरेंस और द बेसिक फैक्टर टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज इंटेंशन। कहाँ है? द टेस्ट वुड बी इंटेंशन विद विच सच स्टेटमेंट इज मेड। क्या आप बस एक्सेप्टेंस लेना चाहते थे या आप ऑफर्स को इनवाइट कर रहे थे? ओके सर, अब डिफरेंस आ गया बेटा इनविटेशन टू ऑफर में और ऑफर में। अब मैंने आपको ये पहले ही ऊपर सारा बता दिया है। पहले ऑफर की डेफिनेशन आ गई थी, ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट, कोई ऐसा ऑफर करा गया है जहां पे हम नेगोशिएट करना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, वो इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑफर है इनविटेशन टू ऑफर है? फिर वही बात है, इंटेंशन चेक कर लो। डन सर। अब देखो जरा, इनविटेशन टू ऑफर हम किसको मान सकते हैं? इनविटेशन टू ऑफर के लिए बेटा देखो, प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी हो गया, किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स हो गया, एडवर्टीजमेंट ऑक्शन सेल हो गया, कोटेशन ऑफ प्राइस हो गया, रेंट का डिस्प्ले हो गया, है ना। तो मैं ये सारा आपको बता चुका हूं, ये सब इनविटेशन टू ऑफर्स में आ जाते हैं। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ऑफर वाला टॉपिक भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको आज वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। अगली क्लास में मैं आपको एक्सेप्टेंस कराता हूं और ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। बस इसी यूनिट में टाइम लगना था, अगले तो सारे देखो कितनी क्विकली होते चले जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से करना है। अगले वाले तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, बेस स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।